सिर्फ एक वो वाली रह गई है। चले, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, रिप्रोडक्शन का अगर हम मीनिंग समझे तो हमने एक बात को अभी समझ लिया था कि रिप्रोड्यूस करना, जो चीज पहले प्रोड्यूस हो चुकी हुई है उसकी एक कॉपी बनाना, उसी को ही आगे रिप्रोड्यूस करना। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होता है इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में क्या होता है, चीज जब वो चीज बनती रहती है, निरंतर वो चीज बनती जा रही है, तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस वक्त के साथ, थोड़े छोटे बड़े कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, वो चीज खत्म नहीं होती, वो चीज खत्म नहीं होती, इसलिए रिप्रोडक्शन जो एक चीज है वो हमेशा आप देखेंगे, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी चीज हो, इन सब में होता रहता है। पर वायरस को एक जीव चाहिए। जब तक वो किसी जीव के पास नहीं आता है, जीव के अंदर नहीं आता, तब तक वो निर्जीव होता है। ठीक है, अब हर एक को अपना एक सिस्टम इनका है कि हमें कैसे कैसे उसकी उसको रिप्रोड्यूस करना है। सबका अपना अपना एक तरीका है। ठीक है, सबका जेस्टेशन का पीरियड डिफरेंट होता है। जेस्टेशन मींस जो कंसीव करने का, जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जिसमें एक शिशु का लालन पोषण होता है, जितने भी जीव होते हैं उन सब में सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, तो इसमें हमारी बॉडी में कई सारे टाइप के जो एक मेजर ऑर्गन जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं, जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और चीजें इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, नहीं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम मेल ऑर्गन में हम जानते हैं कि मेल ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वो शरीर के बाहर होता है, प्रोट्यूड। ठीक है, वही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, पर मेजर रीजन को हम यहाँ पे देखेंगे। पहला रीजन होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इट इज क्वाइट वेरी वार्म, क्वाइट वार्म। ठीक है, और वही उस इसलिए उसको थोड़ा ठंडा, या कहें थोड़ी एक नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने के लिए ज्यादा बाहरी जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, बाहरी टेम्परेचर का मैच करने के लिए इजी रहता है, उसको कुछ ना कुछ कूल डाउन करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसे वार्मथ चाहिए, उसे हीट चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, इसलिए उसके लिए बॉडी के अंदर पाया जाता है। दूसरा एक और रीजन क्या होता है, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ऐसा हम सब जानते हैं कि एक शिशु का लालन पोषण करना होता है। और वो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, सॉरी, जो एक जेस्टेशन पीरियड जो चलता है 9 मंथ्स का, वो बॉडी के बाहर नहीं हो सकता। क्योंकि जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलनी है, जितना भी पोषण मिलना है, ब्लड सर्कुलेशन है, सब कुछ जो है वो एक माता से ही चलता है उस दौरान। तो वो सब कुछ जो तभी हो सकता है जो वो उसके अंदर होगा, बाहर नहीं, उसके अंदर होगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है कि एक चीज का ट्रांसमिशन होता है, एक चीज का ट्रांसमिशन है, दैट ट्रांसमिशन वी ऑल नो, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम अ मेल बॉडी टू अ फीमेल बॉडी। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन तभी हो पाएगा जब वो चीज, कोई भी एक ऐसा जो ऑर्गन है जो कि उसके अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, ये समझ आ गया कि अंदर और बाहर क्यों है, क्लियर हो गया? क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस, मेंटली काफी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ आता है, एग्जाम वाइज तो नहीं पॉइंट पूछा जाता। हाँ, ये जरूर पूछा था कि समटाइम्स कि इंटरनल जो टेम्परेचर होता है, उसको लेकर टेम्परेचर वाइज एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। एमए लेवल पे तो आता है, यूजीसी का पता नहीं, एमए एमएससी लेवल पे तो आता है। ठीक है, पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे। ठीक है,
इस ऑर्गन में जनरली हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा देखेंगे हम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी मींस कि सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है। सेकेंडरी में अगर कोई कमी पेशी भी हुई तो वो तभी बॉडीली वो एक्सेप्टेड होता है, या कहेंगे कि चल जाएगा, ऐसे वाली बात है। ठीक है, एक्सिलरी ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, एक्सेसरी भी बोलते हैं, विच इज क्वाइट सपोर्टिव और हेल्पफुल फॉर द प्राइमरी वन। ठीक है, आप मेजरली ये कहेंगे, हम उसका होना ना होने पे बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे इट इज अ सपोर्टिव वन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, इसमें होता है पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, विच प्रोड्यूस एग। ठीक है, या इसको ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं, एग या ओवा। ये आप ये समझिए कि जब फीमेल बॉडी में जब स्पर्म के लिए रेडी होता है एग, वो पहले से रेडी होता है। ठीक है, कि उसको बस फर्टिलाइज होना होता है लास्ट में। ठीक है, वो जो चरण होता है ना कि एग बनने का, वो उसके बाद नहीं शुरू होता, वो उससे पहले हो चुका होता है। ठीक है, जब स्पर्म आता है तो उसके बाद एक कंसीव करने की जो कहते हैं कि या बेबी बन जाता है, फीटस स्टार्ट हो जाता है, एक भ्रूण शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसे भ्रूण अवस्था से शुरू होने से पहले कहते हैं ना एक तैयारी होती है। मीन्स वो एग प्रॉपरली बनेगा, उसमें जो जो चीज चाहिए होती है, जो कुछ भी उसको चाहिए, उसके आसपास का माहौल जो चाहिए उसको, वो सब कुछ पहले से ही उसके पास तैयार होता है। बाद में नहीं होता, स्पर्म आने के बाद नहीं होता, स्पर्म आने से पहले होता है। उसी को हम एग कहते हैं। तब तक वो प्रक्रिया हो चुकी होती है, कहने का मतलब ये है। एंड सीक्रेट फीमेल, सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन, सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये जो ओवरीज होती हैं, ये जो है ये एक तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एग और ओवा प्रोड्यूस करेगी, प्लस सिक्रीट करेगी फीमेल सेक्स हार्मोन हॉर्मोन्स को। और वो हॉर्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, वुल्वा, बाहर से देखा जा सकता है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तीन चीजों के अंदर। ठीक है, एक होता है लेबिया मेजर, लेबिया माइनर और क्लिटोरिस। ठीक है, इसमें दे रखा है, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस वाले में नहीं है इसके अंदर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी, मेरे यहाँ पे म्यूट हो गया, मैं बोल रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ ओवरीज है, एक तो एग प्रोड्यूस कर रही है फॉर फर्टिलाइजेशन, प्लस वो फर्टिलाइजेशन सपोर्टिव भी रहती है किससे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स के साथ साथ। ठीक है, और ये वैसे भी सिक्रीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग की वजह से वो हो रहे हैं। इसके अलावा इसके अपने भी रोल है। लड़की की आवाज पतली होती है। ठीक है, हाइट थोड़ी डिफरेंट होती है, वो थोड़ी पतली होती है। अ, अगर हम स्ट्रक्चर देखें लड़कियों का, तो जनरली वो थोड़ी पतली होती हैं। तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लड़कियों के, ज्यादा बाल ना आना, कम बाल होना, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से वो पाए जाते हैं। जिसमें कम होंगे ज्यादा होंगे, ऐसे डिफरेंशिएट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के अंदर वो ये वाले हार्मोन नहीं है, दोनों हार्मोन पाए जाते हैं उनके अंदर भी। ठीक है, एस्ट्रोजन बेसिकली, तो वो उनकी ज्यादा आवाज भारी है, वो उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हो जाते हैं, जो हमने तीन देखे ये वाले, इस वाले पिक्चर में नहीं है। ठीक है, इस वाले पिक्चर में ना आउटवर्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आउटवर्ड्स होते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बाद में। ठीक है, ये दिस इज अ वजाइना, इसमें हाइमन हाइमन वगैरह भी शो नहीं कर रखा वैसे तो इसमें कुछ भी इतना ज्यादा शो नहीं कर रखा। ओके, मेजरली फिल्म ट्यूब्स के हिसाब से बता रखा है इन्होंने ओवरीज के लिए। ये ओवरी है यहाँ पे, ये रही। ठीक है, इस ओवरी के अंदर बनेगा ओवा, और यही सिक्रीट करेगा इजेस्ट्रॉन और सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अभी आगे के स्ट्रक्चर को देखते हैं, होप्सफुली कि आगे वाले किसी उसमें हमें देखने को मिल जाए। वैसे दिख नहीं रहा मुझे कि किसी और में आगे है। ओके, इंटरनल जेनिटेलिया कैसे होते हैं, ये बाहर से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये अंदर होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो ये रही। ठीक है, ये ऐसे, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, फिर सेंटर में होता है यूट्रस, ये रहा। ठीक है, सेंटर में होता है यूट्रस एंड देन वेजाइना। यूट्रस में ही यहाँ पे आके
कंसीव करने के जब वो फर्टिलाइजेशन होती है तो एग यहाँ से घूम के इधर को आके लग जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे उसको भी। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या हेल्प करता है? फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, लाइक स्तनों का बढ़ना, हिप्स का भारी होना, चौड़ा होना, कंधों का फैलना, जंघाओं के पास के बाल उगाना। ये सब कुछ जो होता है किसकी वजह से आता है? ईस्ट्रोजन की वजह से आता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या हमें हेल्प करता है? रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन अच्छे लेवल में जा रहा है तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। ठीक है, पर हम उसके अंदर वो नहीं देखेंगे कि और क्या फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। ईस्ट्रोजन एक्शंस के अंदर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, देन मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी वो प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और ये वैसे आपकी कोर्स में था नहीं, नहीं है, कार्डियक वाले में नहीं है। ठीक है, और इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको भी इंक्रीज करता है कौन? एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर इंक्रीज करता है फैट स्टोरेज। इसलिए फैट स्टोरेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन। क्यों फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है ये भी एक अच्छे लेवल पे इंक्रीज होता है। आप देखेंगे, कभी भी नोटिस करेंगे आप, हम कहते हैं कि लड़कियों को नहीं खाना चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में उस चीज का लेवल कैसा है, कि उस चीज को पचेगा नहीं पचेगा, उसकी स्टोरेज कैसी हो रही होगी, कैसे नहीं हो रही होगी। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होती हैं जो हम कहते हैं कि लड़कियों को नहीं खाने चाहिए या खाने चाहिए। दोनों ही चीजों में एम्फोसाइज करा जाता है। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वो दीज हॉर्मोन्स, कि वो कैसे उसको पचा रहे हैं और कैसे उसकी मात्रा पहले से ही बॉडी के अंदर है, जो उसकी तरफ कहेंगे कि उस ज्यादा एम्फोसाइज या ज्यादा झुकाव उस तरफ है। ठीक है, और फैट स्टोरेज इनका ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो उनकी जो फैट स्टोरेज होती है तब काम आती है अच्छे से, तब इस ये फैट स्टोरेज जो मतलब जो ये फैट होता है तब वहां पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और ओव्यूलेशन के लिए यूट्रस में लाइनिंग जो ओव्यूलेशन यूट्रस लाइनिंग जो होती है उसकी वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ। एंडोमेट्रियल ग्रोथ जो होती है, ये अंदर की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको। ये अगर आपका उसमें आगे हुआ तो मैं करवा दूंगी, पर लेकिन आई डोंट थिंक सो ये होगा इतनी डीप में जाके। तो ये उसके ग्रोथ को, ये उसकी लुब्रिकेशन मीन्स वहां सॉफ्ट रहे, सूखापन ना रहे, थोड़ा सा वहां पे मॉइस्चर बना रहे, और वहां का टेम्परेचर जो तापमान है वो मेंटेन रहे, उसके लिए ये हेल्प करता है। वो किसके थ्रू हेल्प कर रहा है? ल्यूब्रिकेशन के थ्रू हेल्प कर रहा है। यूट्रस की लाइनिंग लगी हुई है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो, और उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको ड्रेन आउट करने के लिए। टेम्परेचर उस लेवल से नहीं होता इसके अंदर, पर हाँ होता है। ठीक है, इंक्रीज करता है फैट स्टोरेज, तो सॉरी हो गया। मैच्योरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद जो डिफरेंस आता है बोन डेंसिटी में, स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके अंदर ये जो चेंज आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उस ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो उस टाइम पे कम होना शुरू हो जाता है, एक वक्त के बाद मेनोपॉज के बाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो बोन की डेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, ओके। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसे होता है? वुल्वा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार दिसंबर 2023 में, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। ये टू लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वुल्वा फॉर्म्ड ऑफ स्किन फाइब्रस टिश्यू, स्किन का ही बना हुआ होता है ये, पर ये कहा, और स्किन फाइबर टिश्यू एंड फैट। ठीक है, ये एक तरह से एक कवर की तरह आप समझ लीजिए वैसा होता है। समटाइम्स यू कैन सी, बिकॉज इट इज वेरी विजिबल, आउटवर्ड्स है ना, इनवर्ड्स नहीं है, मतलब बाहर की तौर पर है। ठीक है, इसकी कोई ऐसी पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो इस पे ये ऐसे फोल्डेड फॉर्म्स बनी हुई होती हैं। जो बड़े वाला होता है उसे मेजोरा बोला जाता है, उसी में ही छोटे टू फोल्ड्स होते हैं स्किन के, उसको हम लेबिया मेजोरा सॉरी लेबिया माइनर बोलते हैं। ठीक है, टू स्मॉल folds of skin between two labia majora, left opening between the labia minora is vestibule, vagina, urethra, ducts of vestibular glands are open here। तो होता क्या है, जैसे कि लेबिया मेजोरा है, ठीक है, टू फोल्ड्स बने हुए हैं,
उसी के अंदर एक माइनोरा पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने माइनोरा तो है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो लेफ्ट ओपनिंग जो होती है माइनोरा से लेबिया, सॉरी जी, तो जो दो स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है, स्किन के, कौन से वाले, लेबिया माइनोरा, ठीक है, इसके ऊपर मेजोरा चढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये ओपनिंग क्या करती है, लेबिया माइनोरा वाली, जो एक वेस्टिब्यूल हमारा वेजाइना यूरेथ्रा होता है ना, उस डक्ट की एक जगह बना रही होती है उसके लिए। उसमें से एक तो वैसे डक्ट जा रही है अपनी, ये छोटा सा पाम साइज का होता है बिल्कुल पीछे, कहने को तो छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता। ये पीछे पाम साइज का बैठा हुआ होता है, उसके अंदर एक डक्ट जारी होती है, ठीक है। वो डक्ट क्या हेल्प करती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को वहां पे ओपन करवा रही होती है। कौन से ग्लैंड्स हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है। उसकी एक डक्ट निकल के आ रही है लेबिया माइनोरा पे, ठीक है। उसके कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। क्लिटोरस, इसमें ना डायग्राम नहीं है तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और मैं इसको ड्रॉ भी नहीं कर सकती। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी देर में, आपको इसमें देखूँ एक बार, किसी में अगर है तो डायरेक्टली वहीं से समझाती हूँ। एक मिनट रुके। हम्म, हम्म, इसमें नहीं है, आपको थोड़ा किताबी ही समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये समझिए कि पहले मेजोरा आता है, फिर माइनोरा आता है, माइनोरा से निकलती हुई डक्ट्स होती है, डक्ट्स जो मिलती है, डक्ट्स जो होती हैं वो जाती हैं किसमें, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है उसके पीछे, ठीक है। आप ये ऐसे समझ लीजिए अभी, ये थोड़ा इजी रहेगा किताबी तौर पे, कि मेजोरा, मेजोरा के नीचे माइनोरा, माइनोरा के अंदर से जा रही हैं डक्ट्स, डक्ट्स जो मिल रही हैं किसकी हैं, वो ग्लैंड्स की हैं, ठीक है। क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस होता है कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स and erectile tissues. It is very sensitive, extremely highly sensitive होते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। इस क्लिटोरिस पे जो होता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, किसी भी प्रकार की जितनी भी हमारी सेंसरी जो सेंसरी, हम जानते हैं ना कि इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती है, ठीक है। वो वाली सेंसरी नर्व एंडिंग्स यहाँ पाई जाती हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो ये वाले ग्लैंड्स थे जिसकी डक्ट वहां पे ओपन हो रही थी, ये बार्थेलिन्स ग्लैंड कहलाते हैं, वन ऑन ईच साइड नियर वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग के साइड्स में ये एक एक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ बार्थेलिन ग्लैंड होता है, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग थोड़ी पीछे की तरफ होती है ना, वेजाइनल ओपनिंग ये रही, जो लेबिया मेजोरा था वो यहाँ पे पाया जाता है सब कुछ, ठीक है। और जो वेजाइनल ग्लैंड की जो, सॉरी, बार्थेलिन ग्लैंड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो इधर आएगा एक, और एक ऐसे यहाँ साइड में जाएगा, ऐसे करके होता है। उसकी डक्ट आके मिल रही होती है कहाँ पे, लेबिया माइनोरा पे, ठीक है। ओके, इसमें, हाँ जी, वेस्टिबुलर बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है सिक्रीट करता है म्यूकस एंड कीप्स द वुल्वा मॉइस्चर, ठीक है। इसमें म्यूकस जो होता है सिक्रीट बहुत ही कम मात्रा में रहता है यहाँ पे, पर वो रहता है हमेशा, सो दैट यहाँ का जो पीएच लेवल है तो वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इसकी वजह से प्लस कोई इन्फेक्शन ना आ जाए उसकी वजह से, और यहाँ का जो एक मॉइस्चर, जैसे हमने कहा, चिपचिपाहट पन बना रहे, ताकि यहाँ का जो एक चिप कहते हैं कि फ्रिक्शन ना ज्यादा क्रिएट हो यहाँ पर, उसके लिए, ठीक है। फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया कैसे होता है, इसका मतलब होता है विजाइना जो होती है शॉर्ट फाइबर मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, फाइबर्स का बना हुआ होता है, फाइब्रस मस्कुलर, जो हमने कल भी पढ़ा था कि मस्कुलर सिस्टम के अंदर भी, कि मसल्स जो होती हैं उनके अंदर जो एक फाइबर होता है, राइट, पर वो ब्रांच्ड नहीं होता, अनब्रांच्ड होता है, याद याद है ना आप सबको। ये वाला क्या होता है, ये मस्कुलर टिश्यू है, फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू है ये वाला, और ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की फॉर्म में जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि ये एक ट्यूब की फॉर्म में जा रहा है सारा कुछ। ये स्पेशली ये वाला साइड जो वेजाइनल एरिया है, ये वेजाइना जो है बिल्कुल एक ट्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। ये ऑर्गन है लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सर्विक्स है ये, ठीक है, सर्विक्स ये रहा, स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। विजाइना जो है ये आउटवर्ड ओपनिंग नहीं होती, पर हाँ, जो लेबिया माइनोरा मेजोरा जो होती हैं, उसके बाद जो ऐसे ही आपको ये ओपनिंग मिलती है विजाइना की, ये विजाइना थोड़ी अंदर की तरफ जा जाता है, बाहर की तरफ नहीं, प्रोट्रूड नहीं कर रहा, बाहर की तरफ नहीं होता, ठीक है। लीडिंग फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब ये वैसे वाला आउटसाइड नहीं है,
इसकी भी कवरिंग मिलती है बाहरी तौर पे, ठीक है। पर जो ये बाहर से शुरू जरूर हो रहा है, मतलब कि आप इसको प्रॉपर्ली देख सकते हो आंखों से, ये जरूर है, पर इसको इसकी इंटरनली कितना दूर तक जा रहा है ये नहीं देख सकते। सिर्फ ये इतना सा पोर्शन देख सकते हैं हम इसका, पूरा पूरा ऑर्गन नहीं देख सकते हम, ठीक है। तो इतना, ये जो पीछे पूरा यहाँ स्टार्ट होगा एंड देन इट विल प्रोट्रूड इनसाइड, सॉरी इट विल गोज इनसाइड। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक की लेंथ होती है इसकी, सिर्फ सर्वेक्स तक की, यहाँ तक की लेंथ होती है। इसके बाद सर्विक्स जो होगा थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, यहाँ पे देखिए इसकी जो एंडिंग है थोड़ी सी छोटी हो जाती है यहाँ पर, जबकि ये थोड़ा सा चौड़ा है, इसके मुताबिक ये थोड़ा चौड़ा है, और इसकी ओपनिंग भी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी ब्रॉड है, एज कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू विच सर्विक्स, ठीक है। ये हेल्प करता है आगे प्रेगनेंसी को होल्ड करने में, ठीक है। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बर्थ जो बेबी का निकलने का जो रास्ता है, रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है। अब इसमें देखिए, क्योंकि बच्चा 9 माह भ्रूण भ्रूण जो होता है रहने के बाद इसी केनाल से बाहर आता है, इसलिए इसे बर्थ केनाल भी कहा जाता है। किसको, वेजाइना को। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेजाइना को बर्थ केनाल भी कहा जाता है। और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जिसमें लंबे लंबे खंभे से बने होते थे ना, वैसे वाले टाइप के। तो इसमें वो इस टाइप की स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसे क्या होता है, इसकी इसी की हेल्प की वजह से, जो वेजाइनल ओपनिंग की वजह से, इसी स्ट्रैटिफाइड की वजह से इसका आकार बड़ा होने की मदद करती है, जिससे बच्चा जो होता है ना आसानी से बाहर आ पाता है। मतलब कि हम देखते हैं ना कि जब वेजाइनल ओपनिंग होती है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, तो ये ना दूरी बना लेती है। दूरी बना लेती है मीन्स वो स्ट्रेच हो जाती है। हमने कल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ा था ना, उसमें मसल्स का, ऐसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, ठीक है। तो जब रिलैक्सेशन हो रही है, रिलैक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वो और ज्यादा दूर तक जा रहा है, ठीक है, सॉरी, वो और ज्यादा दूर तक जा रहा है, वो स्पेस बनाएगा, वो और ज्यादा स्पेस बनाएगा सो दैट द बेबी कैन कम आउट। तो वो जो स्पेस बना पा रहा है, उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी तो चाहिए होगा। तो वो टिश्यू कैसा होता है और कौन सा है, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। इसी वजह से वो ज्यादा चौड़ा, ज्यादा खुल पाता है, या स्पेस बना पाता है फॉर द बेबी टू कम आउट, ठीक है। वेजाइना के आगे एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, आगे के मतलब यहाँ पे, इसके ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ, बाहरी तौर पे, यहाँ नहीं, ठीक है। वेजाइना के पीछे रेक्टम एंड एनस होती है, मीन्स यहाँ बीच में सेंटर में वेजाइना होगा, ऊपर यूरिनरी होगा, और पीछे की तरफ यहाँ पे एनस होता है। तो 3 ओपनिंग्स आर देयर इन फीमेल। विच आर द ओपनिंग, अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो पहले यूरिनरी ब्लैडर आएगा, उसकी ओपनिंग होगी, फिर सेकेंड आएगा वेजाइना, देन थर्ड आएगा एनस, ठीक है। फिर विजाइना अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है 45 डिग्रीज में नियरली, ठीक है। कैसे जाती है, अपवर्ड तो जा रही है, लेकिन टूवर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा होता है ये, विच इज नियरली 45 डिग्रीज, ठीक है। विजाइना की एंटीरियर वॉल जो होती है 7.5 सेंटीमीटर की होती है। एंटीरियर वॉल, आगे वाली वॉल जो होती है, वो नियरली 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और पोस्टीरियर वॉल नियरली 9 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वेजाइना, जितना आपको इसके अंदर दिख रहा है ना, जितना आपको स्लाइड्स में मिल रहा है, जितना आपको नोट्स में मिल रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पर्याप्त है। ज्यादा इसके अंदर पढ़ने अगर हम जाएंगे, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा एंड इट विल टेक टाइम। वो नीड नहीं है अभी, स्पेशली फॉर द आर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए ज्यादा मैं डिटेल में जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि वो अगर एक चीज को समझाने के लिए मुझे बहुत सारी डिटेल्स के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। तो समझिए, मेरे को थोड़ा, मैं लिमिटेड हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके अंदर हर एक छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। पर यहाँ पे फिलहाल जितने नोट्स में आपका है ना, इसमें काफी अच्छे से क्रिस्प दे रखा है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे ये चीज अभी समझ नहीं आ रही, अभी जितना आपको क्लियर हो रहा है ना कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसके फंक्शंस यहाँ, इसके ये फंक्शंस बताए गए हैं, इतना ही अभी आपको याद करना है। बेस आपको भी सिर्फ यही वाला बनाना है, ओके। चलो, फंक्शंस ऑफ वेजाइना, फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शंस इसके मिलते हैं। एक तो बर्थ कैनाल है, हम सब जान गए हैं, जी हाँ जी, इतनी देर में तुमने याद कर भी लिया। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल पीनस टू रिसीव मेल पीनिस को रिसीव करने के लिए, प्लस फॉर द स्पर्म्स टू टेक द स्पर्म्स आल्सो, ओके। सर्विक्स, नेक ऑफ द यूट्रस एंड द लोअर नैरो पोर्शन,
जो सर्विक्स होता है ना, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल कॉनिकल शेप का है, देखिए वजाइना सर्विक्स ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा कॉनिकल टाइप का है, थोड़ा सा ना ये सिलेंड्रिकल शेप भी दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। कॉनिकल समझते हैं ना, जो थोड़ा फ्लास्क टाइप का जैसा होता है, कोन जो होते हैं, कुछ उस टाइप की थोड़ी शेप देता है, ऊपर से थोड़ी सी ऐसी शेप दे रहा है, फिर नीचे थोड़ी सी ट्यूब टाइप दे देता है, सिलेंडर टाइप की ट्यूब टाइप की देता है ये, ठीक है। कॉनिकल कहाँ से होती है, थोड़े से दो पोर्शन होते हैं ना इसके, ठीक है। तो ये एक तो नेक ऑफ द यूट्रस पे बैठा हुआ है, ये रहा यूट्रस पूरा, ठीक है। इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। किसको? ये वाले एरिया को हम नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। इसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है। और ये थोड़ा सा नैरो पोर्शन होता है, नेक ऑफ द यूट्रस एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द लोअर लोअर नैरो पोर्शन। ये जो जैसे यूट्रस नीचे जा रहा है, सॉर्ट ऑफ नेक लगता है, इसको नाम भी ऐसे बोलते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस ही कहते हैं। ये बनाया नहीं हुआ, एक्चुअल में ये टर्म यूज करी जाती है, नेक ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इसके जस्ट नीचे पे यहाँ पे शुरू हो जाएगा सर्विक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी शेप के बारे में बता रखा है सर्विक्स के बारे में, ठीक है। अपर सुपर वेजाइनल पोर्शन और लोअर वेजाइनल पोर्शन, ये अपर साइड आ गई और नीचे वाला लोअर लोअर पोर्शन आ गया, ठीक है। अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन क्या होता है, कम्युनिकेट करता है विद द बॉडी ऑफ यूट्रस थ्रू द इंटरनल ओएस, ठीक है। और जो नीचे का जो होता है लोअर वेजाइनल पोर्शन जो होता है, कम्युनिकेट करता है विद द वेजाइनल, सॉरी, विद द वेजाइना थ्रू एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, उम, ये एक कनेक्टेड हो गया हमारा सर्विक्स के साथ, और जो लोअर कम्युनिकेट होता है बाहरी एक्सटर्नल बॉडी के साथ वो कनेक्ट करता है। मतलब कि वेजाइना जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में सब कुछ ही ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि इन्फेक्शंस भी हो गई, रिसीविंग द मेल पीनस, उसको रिसीव करना हो गया, एंड रिसीविंग द स्पर्म फ्रॉम इट एज वेल, एंड पास इट ऑन टू द सर्विक्स, एंड दैट फ्रॉम द सर्विक्स एरिया द स्पर्म पासिस, तो ये पूरा ऊपर तक जाते हैं यहाँ पे, इट विल फ्लोज आउट लाइक दिस, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। द स्पर्म विल गो फ्रॉम हियर एंड टू हियर एंड दिस साइड, ठीक है। वो पूरा ऐसे फ्लो करते हैं, एंड दिस इज द ओनली कनेक्टिंग एरिया, ठीक है, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड, ठीक है। ये कम्युनिकेट करने का एक, या कहें कि यही एक रास्ता, यही एक पैसेज है टू रीच यूट्रस, ठीक है। ओवरीज, डिम्ब ग्रंथियां, ये कैसी होती है, ये दो होती हैं, लेफ्ट में होती है एक, और एक राइट में होती है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये एक ओवा और फीमेल हार्मोन उत्पन्न करते हैं। हमने देख लिया था कि एग भी प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल हार्मोन्स भी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, स्पेलिंग का प्लीज देख लीजिएगा। यह बादाम के आकार के जैसा होता है और थोड़ा सा भूरे रंग का होता है, नॉट एग्जैक्टली ब्राउन होता है ये, पर काफी हद तक ये ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। क्या नहीं, कोई और क्लिक हुई है ना, ओवरीज जी। तो ये बादाम के रंग जैसा होता, सॉरी, बादाम के आकार जैसा होता है उसी की, और ये बादाम के रंग जैसा ही होता है, थोड़ा सा भूरा टाइप का होता है। वो जो भूरा उसके अंदर होता है वैसे ही ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसे ही कलर होता है इसका, ठीक है। भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ओवरी डेवलपिंग फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स एंड स्ट्रोमा। ये क्या डेवलप करती है, फॉलिकल ब्लड वेसल्स फॉर्म करती हैं, ओवरी जो होती हैं, ठीक है। और ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा नहीं है एक्चुअली ये, इसको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, नहीं करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इसकी डिटेल नहीं दे रखी है आगे, एक मिनट देखो, स्ट्रोमा के बारे में बता रखा है, नहीं ना, ठीक है, ओके। ये ब्लड वेसल्स और स्ट्रोमा, स्ट्रोमास जो होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी आगे प्रोडक्शन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, ये हमारे एक हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ब्लड वेसल्स तो हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हमें इससे पूरा वो मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, जितने भी मिनरल्स हैं और जितने भी हॉर्मोन्स हमें बॉडी के मिलने होते हैं, हमें वो इससे प्रोवाइड हो पाते हैं, किससे, ब्लड वेसल से हो पाते हैं, ठीक है। और ग्रंथ के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक डक्ट मेड्यूला, यानी कि इनर। मेडुला हमेशा वर्ड किस लिए यूज होता है, इनर साइड के लिए, अंदर अंदरूनी तौर के लिए, और कॉर्टेक्स हमेशा कब यूज होता है, आउटर के लिए, ठीक है। ये गोलाकार पुलक पाए जाते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहा कहते हैं, इनमें ही ओवा की उत्पत्ति होती है और विकास होता है, ठीक है। पैदा भी यही होंगे, फिर डेवलपमेंट भी यहीं पे ही होगी इनकी। ये फॉलिकल्स को इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी oocytes कहा जाता है,
और प्राथमिकता डिम्ब कोशिका कहते हैं। प्राथमिकता डिम्ब कोशिका इसके अंदर ना यहाँ पे पैदा होंगे, इसी के अंदर पैदा होंगे और इसी के अंदर थोड़े से डेवलप भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब स्पर्म यहाँ पे आके टकराएगा ना, तो उसको आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज होती है। हाँ, यहाँ से ये है। तभी मैं बार बार रुक रही थी, पढ़ाने की थी। ठीक है, जो 12 से 16 वर्ष की आयु से यह डेवलप करने लगते हैं, नियरली 12 टू 16। क्यों 12 टू 16 होते हैं? बिकॉज दैट टाइम द प्यूबर्टी विल टच एट दैट टाइम। ये इसको अच्छे से ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, उस दौरान ये शुरू होते हैं। ठीक है, एग वगैरह बनना, सब कुछ होना उसी एज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन द प्यूबर्टी टच, इस आयु से ये डेवलप करने लगते हैं। स्त्री के पूरे लाइफ के अप्रोक्स 500 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, नियरली। ठीक है, फॉलिकल्स के लिक्वर फॉलिकल लिक्विड फॉलिकल फॉलिकलाए द्रव कहते हैं। जो इसके अंदर का जो लिक्विड होता है, प्लीज स्पेलिंग को थोड़ा देखिएगा, जो लिक्विड होता है इसके अंदर का, उसे हम लिक्विड फॉलिकुलाई कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के नेक्स्ट डे, जब मेंसेस थे, 3 डेज रहे, 2 डेज रहे, 5 डेज रहे, 6 डेज रहे, मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के नेक्स्ट डे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। मीन्स फॉलिकल तब तक डेवलप नहीं होते जब तक मेंसेस आपकी स्टार्ट नहीं हो जाती। मेंसेस जैसे ही खत्म हुए, यानी कि पीरियड का जो पहला दिन था तब नहीं हुए, दूसरा दिन था नहीं हुए, पीरियड्स का तीसरा दिन था नहीं खत्म नहीं हुए, पीरियड्स का चौथा दिन आया लेकिन इस दिन पीरियड्स नहीं आए। ठीक है, तो फोर्थ डे जो होगा तब ये स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट तब शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 डेज रहे, फोर्थ डे नहीं रहा, तो फोर्थ डे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं बस काउंट बता रही हूँ, कईयों में 3 दिन होते हैं, कईयों के 3 से 5 6 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली तब इसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो मान लीजिए 5th डे है, तो मीन्स 6 डे से स्टार्ट होगा। 7 डे तक रहा, तो मीन्स 8th डे स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर? फिर शुरू होता है इसका, किसका डेवलपमेंट शुरू होगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होगा। पूरे लाइफ टाइम में कितने बनते हैं? नियरली 500 बनते हैं। ठीक है, इसका पूर्ण विकास फॉलिकल जो सॉरी पूर्ण विकसित फॉलिकल्स को वेसिक्यूलर ओवेरियन फॉलिकल भी या ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वेसिक्यूलर ओवरियन फॉलिकल किसे कहते हैं, या ग्राफियन फॉलिकल किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या इसका अन्य नाम करके भी पूछ सकते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, ये क्या इसका अन्य नाम यही है, ग्राफिकन फॉलिकल। वेसिकुलर फॉलिकल ओवरियन फॉलिकल को ही ग्राफिकन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ऐसे इसका अन्य नाम करके भी पूछा जाता है। ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल में लिक्विड जो फॉलिकल होते हैं, लिक्विड लिकर फॉलिकल जो होते हैं, इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तो 14वें लगभग नियरली 14 डे या 14वे तक ये फट जाता है। मीन्स इसके अंदर वो थोड़ा लिक्विड भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। फिर 14 डे आ गया, उसने देखा ना अब कैपेसिटी ना और डालने की, तो वो फट जाता है। ठीक है, फटने से इसके आंतरिक भाग का जो डिम्ब है यानी कि एग है, बाहर आ जाता है। इसे ओव्यूल्यूशन कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ डिम, फिर या डिम मतलब यानी कि ओवरी, फिर फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है और फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। मतलब फेलोपियन ट्यूब में ये सब आ जाता, ये यहाँ पे होता है ना, यहाँ यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, तो वो जो फट गया ना बाद में, फटने के बाद ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ मूव करने लगेगा, इस तरफ मूव करने लगेगा। अब देखो मूवमेंट कैसे कैसे हो रही होती है। ठीक है, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन फिर रिलीज होगा साथ साथ में फटाफट से। ठीक है, यदि 14 दिन के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये फट जाता है, नष्ट हो जाएगा, फटेगा नहीं सॉरी, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए। ओके, प्राइमरी फॉलिकल था, छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया। देन फॉलिकुलर सेल्स जो थे सेकेंडरी ओसाइट से, ये वाले वो बने। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज सिखा रहा है, 1st to 13th डे तक का पूरा फॉलिकुलर फेज सिखा रहा है। ठीक है, फॉलिकुलर लिक्विड इसके अंदर भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया, भरने के बाद ये सॉरी ज्यादा हो गया, भरने के बाद यहाँ ये रप्चर हो गया। ठीक है, फट गया मतलब रप्चर हो गया 14th डे पे ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, फिर अर्ली कॉर्पस ल्यूटम,
ये कॉर्पस ल्यूटेम मीन्स एक तरीके उसको उसकी भरपाई के लिए कह लो, या उसको वो करने के लिए कि जो कह सकते हैं कि क्या बोले, इसकी इसको ठीक करने के लिए कॉर्पस ल्यूटेम हमारा आया, ठीक है। फिर इससे कॉर्पस ल्यूटेम प्योरली फॉर्म्ड, प्रॉपर्ली वहां पे उस जगह को भरेगा, ठीक है, हील करेगा उसे। किसके लिए था? हील के लिए, हीलिंग के लिए, ठीक है। फिर आर्टेरिक फॉलिकल्स यहाँ पे आए, ठीक है। और कॉर्पस एल्बिकेंस, यानी कि आप समझ लो ये पूरा का पूरा जो पीरियड था, ये ल्यूटियल, सॉरी, लूटियल फेज कहते हैं इसे। जब तक अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए यहाँ पे जैसे एग निकला बाहर और ये नहीं आया करा, तो धीरे 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 करके ये बिल्कुल छोटा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। 14 डे तक, 14 डे पे यहाँ पे आके ये बाहर निकला था, इसने वेट करा, नहीं आया, 28th डे हो गया, देन अगेन इट विल स्टार्ट द सेम साइकिल। उसमें कोई पॉइंटर नहीं है, होना तो चाहिए था। आई थिंक नेक्स्ट में है, कि कंप्लीट तो नहीं हुआ ये। एक सेकेंड, नहीं ये प्रॉपरली नहीं दिया, वो कम है इसके अंदर। मैं आपको फिर दूसरा दूसरे वाले एक बार उससे दिखा दूंगी, उसने क्या क्या दे रखा है, ठीक है। दूसरे वाले पीडीएफ से एक बार दिखा दूंगी, इसमें कुछ चीजें मिस है। फैलोपियन ट्यूब्स जो है, दो ट्यूब्स होती है लीडिंग फ्रॉम द ओवरीज इनटू द यूट्रस, 10 सेंटीमीटर की होती है। जो ये पूरा घुमा हो गया सब कुछ है ना, नियरली 10 सेंटीमीटर का होता है ये वाला, नियरली, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में, 10 सेंटीमीटर राइट में, ऐसे। एंड ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग फिगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो है, इसको पकड़े वाला, जिसने इसको पकड़ रखा है ओवरीज को, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन फिम्ब्रे। ओवरियन फिम्ब्रे लॉन्गेस्ट इज इन क्लोज ओवरी, ठीक है। इस ओवरियन फिम्ब्रे जो होता है लॉन्गेस्ट होता है इन क्लोज्ड ओवरी। जब ओवरी क्लोज्ड होती है तब ये सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसको खींचा हुआ चाहिए होता है। जैसे ही ओवरी खुल जाती है और द एग, तब ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। फैलोपियन ट्यूब ओवरीज से लेकर फैलोपियन ट्यूब ओवरी से लेकर यूट्रस में लाती है, क्या लाती है? एग को लाती है, ठीक है। फिर सिलिएटेड, ये स्पेलिंग गलत है, सिलिएटेड लाइन जो होती है पेरिस्टिलासिस मूवमेंट दिखाती है। पेरिस्टिलासिस भी यहाँ पे बोल सकते हो, और यहाँ पे आप लिखोगे सिलियरी मूवमेंट, जो मैंने आपको बताई थी कल भी, सिलियरी मूवमेंट। ये स्पेलिंग गलती है, सी से है। तो सिलियरी लाइन होती है, सिलिएटेड लाइन होती है, जैसे बाल 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 से होते हैं, वो लाइन लगी हुई होती है, और वो हेल्प करती है उसको मूव करने के लिए आगे की तरफ, ठीक है। उसे हम पेरिस्टिलासिस मोशन या मोमेंट बोलते हैं। और उसको सीलियरी मूवमेंट भी कहा जाता है, टेक्निकली इट इज सीलियरी, ठीक है। इसको हम दूसरे के साथ भी सिनोनिम की तरह उसको इंटरचेंज कर लेते हैं पेरिस्टासिस के साथ, ठीक है। इसे आगे एग को बढ़ाता रहता है, और सेक्स के दौरान स्पर्म वेजाइना में, वेजाइना के रास्ते फैलोपियन ट्यूब में आता है। इसी में ही एग का स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अब फर्टिलाइजेशन होते 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 यहाँ यूट्रस पे आके लग जाएगा ये, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सब कुछ अपने अपनी जगह से चला जाएगा। चलो बाय टाटा। अगर कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ यूट्रस पे आके ये जैसे यहाँ पे लग गया है ना, ऐसे ही आके यहाँ पे आके चिपक जाता है ये। और उसके बाद फिर धीरे 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 करके यहाँ से ये पूरा एक बेबी की फॉर्म लेता है, जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एक लेयर होती है जिसके अंदर, या उस कहें कि वो जो एक मेम्ब्रेन बनती है जिसके अंदर बेबी होता है, वो फिर यहीं से ही बढ़ना शुरू होता है। इसके अंदर ही धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मिस है आपकी। यूट्रस जो होता है वो होता है एक तरह का एक तरह का नहीं, वूम ही होता है, कोक जिसे कहते हैं, वूम। एम्ब्रियो ग्रो करता है, हॉलो मस्कुलर, सॉरी, हॉलो मस्कुलर पियर शेप होता है ये खाली है अंदर से, और इस ये ग्रो करता रहता है। और ये मस्कुलर यानी कि मसल्स का बना हुआ होता है, पियर शेप होती है इसकी। फ्लैटेंड एंट्रियो पोस्टीरियरली, आगे के पीछे जो होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है ये। लाइस पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी हम सब जानते हैं कि हमारा हिप रीजन जो होता है, लोअर बैली रीजन जो होता है, उसे पेल्विक कैविटी कहा जाता है। बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, उसके बीच में, यूरिनरी ब्लैडर के और रेक्टम के बिल्कुल बीच में पाया जाता है ये। एंटवर्जन और एंटीफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए इसको एंटवर्जन या एंटीफ्लेक्शन कहा जाता है। इसका वेट कितना होता है यूट्रस का? नियरली
40 to 30 ग्राम्स, लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, और वृथ यानी कि चौड़ाई कितनी होती है 5 सेंटीमीटर होती है। वॉल होती है नियरली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, इसको देख लेंगे एक बार। यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ऐसा ही आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि इन तीनों के डिवीजन होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हमारा स्टमक का भी होता है, ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा फंडस, एंड देन कार्डियक, एंड ऐसे करके बॉडी, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे आज, वो भी कंप्लीट करेंगे हम। पर पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फंडस, बॉडी एंड देन सर्विक्स, ठीक है। अब फंडस जो ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ऊपर का भाग होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये थोड़ा गोलाई सी होती है ना, और ये अनटच्ड ही रहती है, यूज नहीं रहती है जनरली, इसे इसको फंडस कहा जाता है। ये तभी होता है जब बहुत ज्यादा भारी, ये पूरा फुल हो गया, एक्सट्रीम फुल हो गया, उस केस के अंदर। वैसे तो ये कहीं खाली सा पड़ा होता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बॉडी, जो इसकी बॉडी वाला एरिया क्या कहलाता है, कैविटी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो पूरा खाली वाला एरिया है ना, इसको हम कहेंगे कैविटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। ये रे बॉडी, ये पूरी बॉडी बना रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाएगा, कैविटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। कैविटी मतलब एक गड्ढा या एक जगह जहाँ पे यूट्रस को रखा जा सके, ठीक है। भ्रूण में बच्चा इसी में ग्रो करता है, कहाँ, यही यूट्रस के अंदर, ठीक है। इस्थमस यूट्रस की एक नैरो पार्ट होती है, इस्थमस, इसमें कहाँ दिखा रखा है, इसमें नहीं दिखा रखा, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। बॉडी इस्थमस एंड फंडस के बीच का भाग कहलाता है बॉडी। ये तो बॉडी तो है, फंडस उसके बीच का इस्थमस का भाग कहलाता है, यहाँ पे होना चाहिए ना, दिखा नहीं रखा, कई चीजें नहीं मिस है इसमें, ठीक है। सर्विक्स, इस्थमस के सर्विक्स इस्थमस के नीचे का भाग होता है, यहाँ जो ये लिखा ना, यहाँ पे होता है, तो इसके नीचे सर्विक्स स्टार्ट होता है, ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरफ में, ठीक है। उसे इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस आप समझ सकते हैं, जो अम, आपने किसने देखा होगा इस्थमस को, नहीं देखा होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर समझाना यहाँ पे भी, वैसे इसमें डायग्राम में है नहीं, पर इतना क्वेश्चन इसके ऊपर आता नहीं इस्थमस के ऊपर, तो इतना ज्यादा ध्यान न दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बस पार्ट्स पूछ सकते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे ये पूछ लेते हैं, पर इस्थमस के बारे में नहीं पूछते हैं, ठीक है। वॉल्स ऑफ यूट्रस कितनी कितनी होती है, सर्विक्स के बिल्कुल ऊपर होता है वैसे, अगर आप समझो कि यूट्रस और सर्विक्स के बिल्कुल, सर्विक्स के थोड़ा सा ऊपर, और यूट्रस जैसे कि इसका यूट्रस का एंड होता है वो, ठीक है। सर्विक्स, सॉरी, वॉल ऑफ यूट्रस जो होता है वो क्या कैसे कितनी होती है, उसकी वॉल्स का जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है ये, और कुल 3 परतें होती हैं इसके अंदर, कितनी, 3 परतें होती हैं, पेरी, मायो, एंडो। क्या इसमें कभी चेंज देखा है आप लोगों ने, अभी तक जितनी भी लेयर्स आपने आज तक पढ़ी होंगी, सब में यही सीक्वेंस मिलता है, पेरी, मायो, एंडो। ऑफ कोर्स एंडो अंदर वाली होगी, और पेरी बाहर वाली होगी, और मायो इनके बीच में होती है। मायो हमेशा मस्कुलर होती है, पेरी हमेशा बाहर आउटर वाली होती है, ठीक है। और ये हमें हेल्प करती है कि किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रिक्शन ना हो, उनसे बचा के रखती है हमें, ठीक है। मायो हमेशा शॉक एब्जॉर्बिंग वाला काम करती है, इसमें बहुत सारा कहीं मसल्स होती हैं इस वजह से, और ब्लड वेसल्स का भी कार्य यही करती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होता है एक बेसल लेयर होती है जो अंदर की तरफ टच करती है, जिसको, उसे फंक्शनल लेयर भी हम इसे कहते हैं। मेजरली क्योंकि सारे कार्य यहीं पे होने होते हैं, जो कुछ भी होगा इसी पे लगेगा, इन्फेक्शन हुई तो भी इसी पे ही होगी, बेबी ने अगर ग्रो करना है तो भी इसी पे ही होगा, सब कुछ इसी के ऊपर होता है, इस फंक्शनल बेसिक बेसिक लेयर के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो मासिक धर्म में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव नहीं हुआ, स्क्रीन शो नहीं हुआ, पद्मा जी को नहीं हो रहा है, सबको नहीं यस हो रहा, मैम। यस मैम, मुझे भी नहीं हो रही है। ओके, एक सेकेंड, मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मत
मैं इसमें स्क्रीन वही सेम शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, या दूसरे पीडीएफ से दिखूं एक बार? आप बताएं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ठीक लग रहा है तो मैम 1 आवर मैम क्लास इसमें हो जाएगी फिर? हाँ, हो जाएगी। एक सेकेंड। मैम इसी से कंटिन्यू करते हैं। इसी से ही कर दूं? मैं इसी पे यस। कंटिन्यू करती हूँ जी, एक मिनट रुकिए।